हे गाइस, वेलकम टू फैक्टर्स लीगल। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस जानेंगे और कॉपीराइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो कॉपीराइट इस वर्ड को अगर हम ठीक से देखें तो दो वर्ड आती है, कॉपी और राइट। अगर ठीक से समझें तो ये वर्ड का मतलब आता है राइट टू कॉपी। अब कॉपी करने में कैसे राइट अप्लाई होता है और क्यों होता है? तो सपोज एक ऑथर ने एक बुक लिखा तो ऑथर हो गया क्रिएटर एंड उसकी बुक हो गई उसकी क्रिएशन। तो एक क्रिएटर के क्रिएशन को प्रोटेक्शन देती है ये कॉपीराइट एक्ट। ठीक से देखिएगा, इसमें 3 वर्ड मेंशन किया गया है, क्रिएटर, क्रिएशन, उसे प्रोटेक्शन, ये 3 वर्ड। इसे आप ध्यान रखिएगा तो कॉपीराइट एक्ट आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये क्रिएशन के आइडिया को कॉपी किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, कोई भी क्रिएशन के आइडिया को कॉपी किया जा सकता है, पर हाँ, उस आइडिया को जैसे एक्सप्रेस किया गया है उस एक्सप्रेशन को कॉपी नहीं किया जा सकता। सपोज आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में तो दूसरी कई सारी यूट्यूबर्स ने डाली है वीडियोस, तो मैंने क्या किया, मैंने जो टॉपिक है यानी कि कॉपीराइट वो सेम रखा, पर आइडिया सेम नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करना कि कोई भी वीडियो में 100% सेम नहीं होगी कोई भी कंटेंट दो क्रिएटर्स की। कुछ हद तक सेम हो सकती है अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट हो तो, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस, अगर मैं एजुकेशनल साइड से बोलूँ तो जैसे कुछ डेफिनेशंस हो गए या कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स और केसेस, ये सब। ये छोड़कर जो आइडिया है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सेम नहीं होगी, कभी भी सेम नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं कॉपीराइट की डेफिनेशंस में। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हमें क्या समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है कि कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करती है क्रिएटर्स को कुछ ईयर्स के लिए, ताकि उनकी जो ओरिजिनल वर्क है वो दूसरे क्रिएटर्स एक्सप्लॉइट ना कर सके। कितने ईयर्स के लिए, ये सब हम आगे की वीडियोस में देख लेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन जो कॉपीराइट एक्ट 1957 से आई है उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि एक्सक्लूसिव राइट मिलती है क्रिएटर्स को, और कौन कौन से काम या क्रिएशन के लिए, जैसे कि लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब फिल्म्स के लिए। तो हमने डेफिनेशंस भी देख लिए। अब हम आ जाते हैं कि कॉपीराइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। आप ये याद रखना कि कॉपीराइट जो है वो एक सिंगल राइट नहीं है। कोई भी वर्क में अगर हम कॉपीराइट क्लेम अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ के लिए नहीं होती है। सपोज़ कि अगर एक सॉन्ग अगर अप्लाई, मतलब एक सॉन्ग के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के और राइट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि जो म्यूज़िक कंपोज़र है, सिंगर है, साउंड रिकॉर्डर है, ये सब चीज़ के बारे में भी आ जाती है। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से देख लेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, तो आप देख रहे हो कि ये 9 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपीराइट। तो पहला है क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून यानी कि लॉ। तो लॉ जैसे बाकी दूसरे क्रिएशंस भी करती है, वैसे ही कॉपीराइट लॉ या एक्ट उसकी एक क्रिएशन ही है। इस कॉपीराइट एक्ट में जो सारे प्रोविजंस मेंशन किए हैं उसके हिसाब से ही कुछ वर्क्स को क्वालिफाई किया जाता है कॉपीराइट क्लेम करने के लिए, बाकी रिमेनिंग वर्क्स को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। अब कौन से वर्क्स को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ब्रॉडली उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सम फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉपीराइट सिर्फ उन क्रिएटर्स को ही मिलती है जो अपनी प्रोडक्ट ह्यूमन माइंड का हेल्प लेकर ही ओरिजिनल और क्रिएटिव बनाते हैं, इसके लिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कैटेगरी किया गया है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उसे इस वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है मोनोपोली राइट। मोनोपोली इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर एक बार कोई क्रिएटर ने अपनी कोई क्रिएशन के लिए कॉपीराइट क्लेम कर ली तो वो प्रोडक्ट और क्रिएशन एक्सक्लूसिवली उसी की होगी, इसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता बिना उसके परमिशन के। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। इस वर्ड का यहाँ ये सेंस है कि जो क्रिएशन होगी वो ओरिजिनल होनी चाहिए। आइडिया सेम हो सकती है पर उसकी एक्सप्रेशन यूनिक और क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। इसका मतलब है कि जो आइडिया हम सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस्ड वे में हो तो ही उसके लिए कॉपीराइट हम क्लेम कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने एक स्टोरी क्रिएट किया, अपने ही माइंड में है वो स्टोरी, मेरी आइडिया है वो, उस स्टोरी को मैं खुद में ही सोचते रह गई, खुद में ही उसे मॉडिफाई करते रह गई, ना उसको कोई बुक में मैंने कन्वर्ट किया, ना कोई शो, ना पॉडकास्ट, ना मैंने किसी और को दिया उसे यूज़ करने के लिए। मतलब मैंने कोई भी वे में उसे अपनी कोई भी ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। क्योंकि ये आइडिया को एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि किसी को ये नहीं पता चला कि ये मेरी ही आइडिया है, ये मेरी ही ओरिजिनल क्रिएशन है, इसे मैंने ही क्रिएट किया होगा। आगे इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि मैंने जो क्रिएट किया है उससे कोई दूसरे पर्सन ने काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी उसे अप्लाई किया है, उसे एक्सप्रेस किया है अपने कोई बुक में या कोई भी मीडियम में, तो मैं उसे क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे कभी भी पास्ट में एक्सप्रेस नहीं किया था। नेक्स्ट आती है नेगेटिव राइट। अब कॉपीराइट को हम एक नेगेटिव राइट क्यों बोलते हैं? ये इसलिए क्योंकि अगर कोई क्रिएटर अपनी कोई क्रिएशन पे कॉपीराइट सील ले लेती है तो दूसरे कोई भी क्रिएटर को एक ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि उस वर्क को वो कॉपी नहीं कर सकती बिना क्रिएटर के परमिशन की। उसे हमेशा अगर उसे यूज़ करना है तो उस क्रिएटर के ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऑटो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, इसीलिए कॉपीराइट को हम एक नेगेटिव राइट बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल राइट्स। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही मेंशन किया था, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टार्ट में, कि कॉपीराइट एक सिंगल राइट नहीं है बल्कि बहुत सारे टाइप्स के राइट्स को मिलाकर कॉपीराइट बनी है। इसका मतलब जैसे सपोज एक लिटरेरी वर्क है, उसके लिए कई सारे कॉपीराइट्स इंक्लूड हो सकते हैं। अगर कोई बुक लिखी गई है उसे कैसे इशू करना है, उस कॉपीज़ बनाने के लिए उसमें हम ले सकते हैं कॉपीराइट। उस वर्क की कैसे ट्रांसलेशन की गई है, उस वीडियो के कवर को कैसे स्केच किया गया है, ये सब छोटे छोटे क्लेम हम कर सकते हैं, इसीलिए ये एक मल्टीपल राइट्स है। नेक्स्ट आती है नेबरिंग राइट्स। अब कॉपीराइट एक्ट दो राइट्स एक्सप्लेन करती है, ब्रॉडकास्टर राइट्स एंड परफॉर्मर्स राइट्स। इन दो राइट्स को नेबरिंग राइट्स बोला जाता है। ये सब क्रिएट किया गया है फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राफ प्रोड्यूसर्स और वो लोग के लिए जो लोग ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, ये सब। नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट। अब ये सारे जो मैंने 8 पॉइंट्स पहले देखे, इसके बारे में जो समझ आया मुझे कि कॉपीराइट की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ऑथर्स, कंपोजर्स, आर्टिस्ट, ये सब लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो अपनी एक ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस कर सके बिना कोई टेंशन के कि उनकी वर्क एक्सप्लॉइट हो सकती है। उन्हें एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड किए जाती है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब कितने टाइम के लिए की जाती है इसके बारे में एक ब्रॉड वीडियो मैं इसके बाद में बनाऊंगी, जिसमें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट कि एक्सक्लूसिव राइट कितने दिन के लिए मिलती है और कौन से टाइप के वर्क के लिए कितनी टाइम पीरियड होती है। तो ये जो मैंने आज आपको समझाया ये है एक ओवरऑल जिस्ट
कॉपीराइट, उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इससे बाहर आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन में समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मेन चीज़ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।